नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदरलैंड वॉइस पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज चर्चा भाग 2 का विषय है कोरोना काल में वैश्विक आर्थिक संकट और इस आर्थिक संकट में भारत की क्या स्थिति है और इस आर्थिक संकट जहां पूरा विश्व विभिन्न तरीके के आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं पे कहीं न कहीं जानकारों का ये कहना है कि भारत दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में है। चाइना का विश्वव्यापी व्यापार जो हुआ करता था, तो चाइना का जो एक व्यापारिक उद्देश्य था और उस देश के लोगों से उसको कोई लगाव नहीं था, ये सब बात खुलकर इस वैश्विक महामारी में सामने आ गई है। तो इस वैश्विक महामारी में बहुत सारी चीजें जहां सामने आई हैं, उसी तरीके से भारत की शक्ति भी उभर कर सामने आई है। भारत की जो एक लोगों के प्रति जागरूकता है, संवेदनशीलता है, वो भी सामने आई है। ऐसे ही समय में किसी देश का पहचान होता है कि वो देश कितना संवेदनशील है और दूसरे देशों को किस तरह से मदद करता है। खुद महामारी से गुजर रहे भारत जैसे महान देश ने दूसरे देशों का बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सहयोग किया है, मदद किया है। इन आर्थिक संकटों के बीच में और विभिन्न क्या-क्या समस्याएं आई हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, जैसे छोटे या मध्यम श्रेणी के जो उद्योग धंधे हैं, उनका क्या नुकसान हो रहा है। आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, उसने क्या अपनी पॉलिसी बनाई है और भारत के जो विभिन्न सेक्टर हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन में कैसे उतार चढ़ाव आएगा। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक पैरामीटर होता है, जैसे पर कैपिटा इनकम है, जैसे जीडीपी है, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी है, जैसे कच्चे माल के लिए जो सप्लायर होता है उसकी स्थिति, इन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बहुत ही खास मेहमान श्रीमान राजेश कुमार जी हैं। आप एलजेपी के लीडर हैं और सबसे बड़ा परिचय इनका अपने व्यक्तित्व के साथ साथ ये भी है कि आप यशवंत सिन्हा जी पूर्व वित्त मंत्री के निज सचिव रहे हैं और आपने 7 सरकारी बजट, भारत सरकार के जो बजट पेश हुए हैं, उसमें आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपका सहयोग रहा है। और पूर्व वित्त मंत्री जी जब विदेश मंत्री बने, तब भी 2 साल का उनका विदेश मंत्रालय का कार्यकाल भी आपने देखा है। इतने अनुभव के साथ आप देश के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो अपने साथ चर्चा करने के लिए आज राजेश कुमार जी हैं। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार संजय जी, नमस्कार। राजेश जी, सबसे पहला प्रश्न तो अब यही होता है कि जब इस आर्थिक मंदी का दौर जब शुरू हो गया है कोरोना महामारी को लेकर, उसमें आप भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या भारत आर्थिक रूप से इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है या इस चुनौतियों के बीच फंस जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आज पूरा विश्व इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है जी। और उसमें हम अछूते नहीं हैं जी। उसमें भारत भी डीप क्राइसिस में है आज के डेट में। जी। और हमारा 60% उद्योग आज बंद पड़ा हुआ है। जी। एमएसएमई में बहुत बड़ा क्राइसिस है। मतलब आप हिंदुस्तान के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां की हम क्राइसिस नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। 40 करोड़ हमारा जो लेबर्स हैं, जो डेली वर्कर्स हैं या जो इंडस्ट्री में काम करते थे, चाहे वो गुजरात में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे पंजाब में, आज वो बेकार है। आज वो अपने गांव जाने के लिए मजबूर हैं। तो क्राइसिस तो आई है,
इसके पहले भी हमारे यहाँ क्राइसिस आई थी जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे और यशवंत सिन्हा साहब उस समय वित्त मंत्री थे, और हम लोगों ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस समय भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। और कारगिल भी हुआ था। जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो हमारे ऊपर बहुत सारे बैन लगे, इकोनॉमिक सैंक्शन हो गए थे जी, इकोनॉमिक बैन लगे हमारे ऊपर। बहुत बड़ी क्राइसिस थी उस समय, लेकिन समय बदला और उस क्राइसिस से हम लोग निकले और देश का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन राजेश जी, उस समय की जो आर्थिक मंदी थी वो आज के आर्थिक मंदी से भिन्न थी। भिन्न इस प्रकार से थी कि आज जो है ये आर्थिक मंदी जो है ये वैश्विक है। ये हर एक देश जो बड़ा बड़ा इकोनॉमी था वो उसका ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अमेरिका जैसे देश का ग्रोथ रेट जो है -4.2% हो गया है। वहीं पे इटली जैसे देश का ग्रोथ रेट जो है वो -3.6% हो गया है। ब्रिटेन का इसी तरीके से लगभग 5% का माइनस में ग्रोथ रेट है। वहां पे अब अगर पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखा जाएगा तो एक तो चाइना का लगभग 3.6% का ग्रोथ रेट है और इंडिया का 2 पॉइंट समथिंग का ग्रोथ रेट है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट 2.5। जी 2.5। तो इस तरह से इंडिया का जो ग्रोथ रेट जो पॉजिटिव देखा जा रहा है, तो इससे क्या अपने को ऐसा लगता है कि इस पॉजिटिव ग्रोथ के साथ इंडियन इकोनॉमी में बूम आता जाएगा या स्लो डाउन ही रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई संजय जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं है कि स्लो डाउन नहीं है। फैक्ट है कि स्लो डाउन है और पूरे भारत में स्लो डाउन। तो और आपका जो प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है कि हमारा इंडिया में बाकी कंट्री से हम लोग बेहतर हैं और बेहतर होंगे भी आगे भविष्य में भी। मेरा ये कहना है कि बेहतर इसलिए हैं कि हम लोगों ने लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया और हमारी सरकार ने जो एक्टिविटीज जो उन्होंने स्टेप आउट किए, तो सरकार ने जो स्टेप लिए, लॉकडाउन का स्टेप लिया, उन्होंने मेडिकल केयर का स्टेप लिया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे सब बहुत जगह रेड स्पॉट अभी तक चालू है। अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारे जो मेजर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि बाकी दो देशों से हम लोगों ने पहले ये काम किया। हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया, बाकी देश उतना सीरियस नहीं लिए। बाद में हुआ है। इसके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं, बाकी देशों से बेहतर हैं। अब आज की एक मैं घटना बताऊं। आज किसी टीवी चैनल में कपिल सिब्बल जी का एक इंटरव्यू आ रहा था। उनका कहना था कि जो मैंने 3 सप्ताह पहले जो बात कही थी कि गांव का इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट है शहर के इकोनॉमी से, और ये सही बात भी है। उसमें आप उसको कंप्लीटली लॉक नहीं कर सकते हैं, उसको ओपन करना चाहिए। और वो सरकार आज वही काम कर रही है कि मजदूरों को वापस भेजने का काम कर रही है। लेकिन मजदूरों को वापस भेजने में सबसे बड़ी समस्या ये है, या जो भेजे जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि जो मध्यम और जो निम्न श्रेणी के जो उद्योग धंधे हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तो उनका उद्योग कैसे चलेगा? जो मजदूर वापस हो रहे हैं वो इतने जल्दी वापस तो होने वाले नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो ये जो मजदूरों का संकट जो गहराता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और इससे सरकार को कैसे निपटना चाहिए? देखिए, सरकार बहुत सारे प्रावधान कर रही है क्योंकि ये जो महामारी है, छोटा मोटा महामारी तो है नहीं। जी बिल्कुल। और हमारे भारत ऐसे इतने बड़े कंट्री, तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा। जी 130 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में, बिल्कुल। और 70% जनसंख्या का गांव में वास करती है, निवास करती है। जी। तो ये कहना बहुत आसान है कि कैसे करेंगे, लेकिन ब्लूप्रिंट
तैयार हो रहा है सरकार के द्वारा और बहुत जल्दी आएगा। और सरकार बहुत सोच समझ के और बहुत डीपली रिसर्च कर रही है, डीपली इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है कि भाई जो गांव में जो लोग हैं उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। मान लीजिए आज 60% उद्योग आज बंद है हमारा। जितने गुजरात में, महाराष्ट्र में अब 2,000 किलोमीटर साइकिल से लोग गांव जा रहे हैं। 1400-1500 किलोमीटर पैदल लोग गांव जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दो दिन में वापस तो नहीं आएंगे ना। हाँ, ये समस्या। वो जो जा रहे हैं जब वो पहुंचेंगे तो 2-3 महीने तो टाइम लगेगा ना। बिल्कुल। तो 2-3 महीने का जो हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन है, मतलब कि 2020 आप 2020 तक आप ये सोच के चलो कि हमारा इकोनॉमी, जीडीपी, ये सब जो चीजें हैं इस पे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं। जी। अब एक हमारा फिजिकल डेफिसिट पे बात कर रहे हैं, जीडीपी पे बात कर रहे हैं, स्लो डाउन पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, देश का 60% लोग घर में बैठे हैं। 60 क्या मतलब कि आप 100% लोग आप बोलो। पूरा 90% से ज्यादा ही लोग बैठे हुए हैं। ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। हमारा सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है। कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा एक तरह से पूरा ब्रेकडाउन है। पूरा सिस्टम ही ब्रेकडाउन है ना। अब आज ही अगर हम बात करें कि हमारा आज ही एक जानकारी आ रही थी राजेश जी। आज ही एक जानकारी आ रही थी कि जो इंडिया के जो कोर सेक्टर है, कोर इंडस्ट्रीज है, जिसमें कि 8 प्रमुख इंडस्ट्रीज आते हैं, उस कोर इंडस्ट्रीज का उत्पादन जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया है। तो जो कोर सेक्टर का उत्पादन जीरो हो गया है, जो कोर सेक्टर वो सेक्टर हो गया जिससे कि दूसरे इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। तो जब कोर सेक्टर में उत्पादन नहीं हो रहा है तो दूसरे सेक्टर में कैसे उत्पादन होगा? पहला तो यह प्रश्न है। दूसरा इसके साथ ही प्रश्न है कि बड़े जो उद्योग धंधे हैं, बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। उनका जो खासकर आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, उनका आज ही दिखाया जा रहा था कि उनका ग्रोथ रेट बढ़ गया है पहले से। लेकिन जो बाकी जो आईटी सेक्टर है, ई कॉमर्स सेक्टर है, ये बिल्कुल आपका टेलीकॉम्युनिकेशन है, बिल्कुल के बाद लॉजिस्टिक है। जी इस पे हम आएंगे। लेकिन जो प्रश्न उठता है राजेश जी, कंपनी है जी प्रश्न उठता है कि जो अपने जो मीडियम और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका उत्थान या उनको कैसे हम लोग को चलाना चाहिए और उसका कैसे उसको रिवाइव हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की एक तरह से कह ले तो धमनियां हैं जिससे कि रक्त का संचार होता है। तो उसका कैसे रिवाइवल किया जाए? बिल्कुल। देखिए, हमारा देश का एमएसएमई जी मतलब आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जी देश का रीढ़ है। जी आज हमारा 50% जो एक्सपोर्ट है जी वो एमएसएमई के द्वारा ही होता है। बिल्कुल सही। और एमएसएमई का एक बहुत बड़ा रोल जीडीपी में है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस देश का डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो एमएसएमई पे पूरा हमारा इकोनॉमी निर्भर करता है। क्योंकि रोजगार का सबसे बड़ा साधन जो है वो एमएसएमई। जी लाखों नहीं करोड़ों वर्कर्स उसमें काम करते हैं। जी तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे विचार नहीं कर रही है, आरबीआई विचार नहीं कर रही है, मतलब पूरा इस पे डिस्कशन चल रहा है। और मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए भी विचार विमर्श हो रहा है। गवर्नमेंट रोज डे बाय डे इस पे डिस्कशन कर रही है कि पैकेज दिया जाए। पैकेज दे भी रही है, पैकेज जो है अनाउंस हो भी रहा है और आगे भी होगा कि भाई इससे हम लोग कैसे निकले। हाँ, अब पैकेज का जैसा आपने चर्चा किया
राजेश जी, जैसा आपने पैकेज का चर्चा किया, तो आरबीआई का बार बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से घोषणाएं होते जा रही हैं। जैसे आरबीआई ने छोटे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा देने का इस तरह से किया गया है। बैंकों को भी ओपन किया गया है कि पर्सनल लोन्स या जो बिजनेस लोन्स है उसको थोड़ा सा ईज किया जाए। इसके ये तो जो उपाय किए जा रहे हैं, इसके अलावा आपके नजर में और क्या उपाय हो सकते हैं ताकि जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उनका उत्थान हो? देखिए, आरबीआई का जो रेपो रेट है वो घटाया जा रहा है गवर्नमेंट को, भारत सरकार के द्वारा। बैंक का 3 महीने के लिए आपने सुना होगा कि ईएमआई है ना, इंटरेस्ट रेट है ना, उसको। इसके अलावा बैंक बहुत सारे प्रावधान कर रही है और ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और बहुत सारे सेक्टर को सरकार ने इजाजत दी है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भी दिया गया है। बहुत सारे रोड्स में देखिए फिर से काम शुरू हुआ है, रियल एस्टेट में काम शुरू हो गया है, फार्मास्यूटिकल्स में काम चालू है, लॉजिस्टिक में काम चालू है। हमारा आईटी सेक्टर देखो आप, बिल्कुल वर्ल्ड में नंबर 1 आईटी सेक्टर है हमारा। जी। आपका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देखो आप। लेकिन ऑटोमोबाइल पे एक जानकारी दूं, अभी एक इंफॉर्मेशन आया है कि मारुति जो विश्व की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया का तो लाइफलाइन है ही, मारुति ने पिछले 1 महीने में एक भी कार सोल्ड आउट नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी स्थिति में कंपनी अपनी छटनी तो करेगी ही वर्कर्स का, तो वहां पे कोई समस्या उत्पन्न हो, ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो बड़ी कंपनियां हैं उनको? देखिए, इसमें सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको निकाला नहीं जाए। जो भी लेबर्स हैं उनको निकाला नहीं जाए और जो जहां है वहां आप रहो। रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, जैसे मैंने अभी बताया आईटी सेक्टर की बात, मारुति उद्योग देखिए गवर्नमेंट तय करेगी। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा सा तो हमारे कंट्री में सभी लोगों को, भारतवासियों को इस पर थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि क्राइसिस के घड़ी में आपको तो सरकार का साथ देना पड़ेगा ना। बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय साथ नहीं देंगे। जी। अब राजेश जी, तो एक बात ये आती है बना के जी, एक अंग्रेजी में कहावत है राजेश जी, कैसा है जी देश के इकोनॉमी की बात हो रही है तो देश की इकोनॉमी पे बादल छाया है, वो हटेगा भी। बादल होता है, आपके बादल से ही आपने जो बादल कहा उसी से एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी डार्क क्लाउड, एवरी ब्लैक क्लाउड इज हैविंग अ सिल्वर लाइन। तो ब्लैक क्लाउड तो सबको समझ में आ रहा है, इसमें जो सिल्वर लाइन जो चमक रहा है वो सिल्वर लाइन ऐसा बताया जा रहा है कि आईटी सेक्टर में बूम होना, फिर इंडिया का अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। अपने कच्चे माल का भी उत्पादन खुद से, अच्छा जी अपने कच्चे माल का खुद से टेलीकम्युनिकेशन में कितना इम्प्रूव कर रहा है हमारा इकोनॉमी। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डार्क क्लाउड में वो सिल्वर लाइन कौन कौन सी आपको दिखती है? जी देखिए, मैं तो यही मेरा एडवाइस जो प्रश्न आपने किया उसका क्लियरिटी से आ नहीं रहा है। एक बार फिर से जी मैं पूछ रहा हूँ कि अब कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको लग रहा है कि वो सेक्टर चमकेंगे, वो सेक्टर आगे आएंगे, उसमें काफी बूम आएगा? अच्छा, एक ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, फ्यूचर जो है, मतलब जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा और ये जो महामारी खत्म होगी तो हमारा इकोनॉमी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन का बोला है, वो आने वाले कल में 5 ट्रिलियन का होगा। और मेरा मानना है कि
सभी सेक्टर्स, चाहे आप आईटी ले लो, ऑटोमोबाइल्स ले लो, एक्सपोर्ट ले लो, एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा और एफडीआई काफी बड़ी मात्रा में आएगी। जी हाँ, ये आपने सही उसमें कहा, बड़े बड़े सेक्टर्स, जी क्योंकि चीन का जो उसमें बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स जो है वो भारत में आएगा, क्योंकि चाइना से बहुत नाखुश लोग हैं। जी अभी बहुत सारे देश चाइना में जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जी वो वहां से, चाइना से जो निकलेंगे वो सारे लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भारत का इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत जबरदस्त होने वाला है आने वाले कल में। जी अब चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, बिल्कुल, चाहे इंडस्ट्री ले लीजिए, हेवी इंडस्ट्री ले लीजिए, हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा पहले से। जी और जिस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है वो कंट्री आगे बहुत ज्यादा अभी हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा होता है, हमारा जीडीपी बहुत अच्छा होता है। तो जिस कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है उस कंट्री का भविष्य बहुत अच्छा होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। और आने वाले कल में मैं ये भी बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े फॉरेन कंपनियां इंडिया में आएगी, हमारा एफडीआई भी बढ़ेगा, हमारा रिजर्व फंड भी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी और देश का तरक्की भी होगी। जी अभी आज का ही एक मैं बात आपको बताऊं कि आज अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी ने एक घोषणा किया है कि डिजिटल मीडिया में डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए उन्होंने 300 आईटी कंपनीज को इनवाइट किया है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा संख्या होता है जिसमें लगभग, अगर सुचारू रूप से अगर इसको किया गया तो इसमें करोड़ों के एम्प्लॉयमेंट की संभावना है। ये तो नए एवेन्यूज हैं जो सामने दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अपना एविएशन सेक्टर है जिसमें एयरलाइंस जो ऑलरेडी पहले से घाटे में चल रही थी और इस लॉकडाउन और ऐसी स्थिति में उनका नुकसान और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सिर्फ एविएशन सेक्टर में सिर्फ एविएशन का ही नुकसान नहीं होता है, उससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे होटल इंडस्ट्रीज हो गए, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, जैसे टूर ट्रेवल का बिजनेस हो गया, ये सब प्रभावित होगा, ऐसा कपिल सिब्बल ने भी बताया और जो इकोनॉमिक जानकार है उनका भी ऐसा मानना है। फैक्ट भी है और ये फैक्ट भी है जी। तो अब ऐसे में टेक्नोलॉजी के माध्यम से टूरिज्म का डेवलपमेंट करना काफी संभव हो पा रहा है। ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल अपने सामने आए हैं। तो इंडिया में इस सेक्टर को आप कैसे देखते हैं, उसको और कैसे प्रमोट करना चाहिए? जी देखिए, आज हम लोग जो जिस जूम से बात कर रहे हैं जी, इसके पहले तो हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था कि जूम क्या होता है। जी आज इतनी पहले तो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां का भी नाम नहीं जानते थे बहुत सारे, लेकिन आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस लॉकडाउन में जबरदस्त बूम पे है। बिल्कुल। और आने वाले फ्यूचर में जैसे हमने बताया कि ई कॉमर्स जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा इंडिया। जी ई कॉमर्स में काफी अपॉर्चुनिटी आएंगे। जी काफी अपॉर्चुनिटी है। जब आप जितने भी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रहे हैं वो ई कॉमर्स में आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ई कॉमर्स के आने के चलते राजेश जी इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है उसमें देखा गया है कि जो छोटे व्यापारी हैं या जैसे आपके घर के पास जो किराना के दुकान वाले, राशन के दुकान वाले जो हैं, या छोटे छोटे जो पेटी जो शॉपकीपर्स हैं, उनका बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है और उनका बिजनेस कम होता है। लेकिन इस कोरोना काल में देखा गया कि सबसे ज्यादा सहयोग इन्होंने ही किया है, कॉमर्स की कंपनियां तो इतना नहीं। तो आपको क्या लगता है कि फिर उनके बिजनेस पे उसका कोई असर नहीं। देखिए, आप इसको ऐसे नहीं देख सकते। जी देखिए, एक समय था जी कि जब बड़े बड़े मॉल आ रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि रिटेल मार्केट खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। बट ऐसा हुआ नहीं। जी क्योंकि हमारा जो मिक्स इकोनॉमी है
हमारा जो देश है जी वो सब क्लास है इसमें। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने। लोअर क्लास है और जी। मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मतलब सब लोगों का यहाँ पे एक क्लास है। और कोई भी बिजनेस आप देख लो, कभी इफेक्ट नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई केला वाला ठेला पे केला बेच रहा है और मॉल में भी केला बेच रहा है, तो दोनों का चल रहा है। तो हमारा इकोनॉमी पे कभी असर नहीं पड़ने वाला है कि ई कॉमर्स आ जाने से हमारा जो बनिया जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, हाँ, जो मोहल्ला पेटी, जो के शॉपकीपर्स, ये सब, होते हैं, जी जी, है ना, जी, उस पे फर्क पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। हाँ बिल्कुल। और रही बात अब इकोनॉमी की, इसमें ये भी देखा जा रहा है, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि आज ही टाटा ने घोषणा किया है कि ई कॉमर्स में वो अपने बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को तैयार कर रही है। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जब ई कॉमर्स के मार्केट में जब आएंगी, तो जो छोटी छोटी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, उनका भी तो बुरा हाल हो सकता है। नहीं, देखिए आईटी सेक्टर में आप देख लो, जी, आईटी सेक्टर का आप उदाहरण ले लीजिए ना। देखिए, बिल्कुल। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया है, स्मार्टफोन। ठीक है ना? जी जी, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का हमारा स्मार्टफोन आज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मनी को ओवरटेक हमने कर लिया। ठीक है, एक उसके बाद आईटी सेक्टर में हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो देखिए, ऐसा कहना कि उसके आने से इसको हमको नुकसान हो जाएगा और हमको जाने से उसको नुकसान हो जाएगा, हम मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है वो ऐसा नहीं। दूसरा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, और संजय जी, मेरे मन में है, शायद ये अच्छा, मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत राय है जी जी, सरकार जी, कि मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ इस संकट की घड़ी में, इस महामारी के समय में जो पूरा देश इससे ग्रसित है, हम लोग सफर कर रहे हैं, कि जो योजना भारत सरकार का है, बहुत सारी योजनाएं हैं, अनगिनत योजनाएं हैं, जो मेन स्ट्रीम में जो योजना नहीं है, बहुत सी योजना के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं अभी, या बहुत सारी योजना ऐसा है जो बिहार किसी राज्य सरकार में जाती है और उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे योजना है। तो मैं भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ इस संकट के घड़ी में वैसे तमाम योजनाएं जो जिसमें कि 5,000 करोड़, किसी में 2,000 करोड़, किसी में 10,000 करोड़, किसी में 8,000 करोड़, किसी में 1,000 करोड़, किसी में 500 करोड़, ऐसे योजनाओं को इस संकट के घड़ी में बंद कर देना चाहिए और वो पैसे को इस महामारी में, इस संकट की घड़ी में, इस क्राइसिस की घड़ी में, ये इकोनॉमिक क्राइसिस के घड़ी में हमारे उद्योग को, हमारे किसान सेक्टर में, हमारे मजदूर भाइयों को उसमें बंटवारा करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय। जी, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। और इस तरह का सुझाव बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के माध्यम से आया भी है और राजनीतिक जानकार के माध्यम से भी आया है। अब चूंकि हम लोग इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो आपसे एक अंतिम प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा, और कि ऐसे समय में जब चाइना एक्सपोज हो गया है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने कि चाइना का उद्देश्य क्या है, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है और उसको उस देश के भलाई से कोई मतलब नहीं होता है, और घटिया माल का सप्लायर होने का एक पूरा विश्व लेवल पे उस पर ठप्पा लग गया है। ऐसे स्थिति में आपको क्या लगता है कि भारत एक बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है या उभर सकता है? एकदम 100% उभर सकता है, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, इसका चाइना का जो पॉलिसी है, मतलब बैड पॉलिसी इसको बोलिए, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड। वर्ल्ड वाइड जो है इसको अच्छी, शुरू से चाइना की पॉलिसी कभी अच्छी रही नहीं। बिल्कुल। ये मैं स्पष्ट आपको
बता देना चाहता हूँ कि चाइना की पॉलिसी, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे उसका इकोनॉमिक पॉलिसी हो, कोई पॉलिसी या जो बिजनेस पॉलिसी जो है आज, ट्रेड पॉलिसी जिसको आप कहते हो, इंडिया के साथ तो कभी अच्छा नहीं रहा। क्योंकि जब वाजपेयी साहब की सरकार थी उस समय भी इंडिया गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजों पे बैन लगाया था, आपको शायद याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप देखो इंटरनेशनली धीरे धीरे चाइना का उजागर हुआ। ट्रेड वॉर पिछला 4-5 साल से तो यूएस के साथ चल रहा है उसका, ये तो जग जाहिर है, पूरा दुनिया जान रही है। बिल्कुल। ट्रेड वॉर, और रही उसका जो, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उस कंट्री। हाँ बिल्कुल सही कहा। उसका पूरा ठीक है। आज के डेट में, नहीं एक सेकेंड, आप आज के डेट में इसमें कोई दो मत नहीं है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है या फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बोल लो, व्हाटएवर जो भी आपको बोल रहा है, ये ही ऑलवेज चाइना वांट्स टू बिकम ए सुपर पावर बाय हुक और बाय क्रूक। बिल्कुल बिल्कुल, उसका उद्देश्य यही है। चाहे जैसे भी हो हमको बन जाना। तो उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट, जो भी आज फार्मास्यूटिकल्स में देख लो, इंडिया में अभी क्राइसिस आया तो सब चीजों में 50%, 60% दाम बढ़ा दिया। तो ये उसकी पॉलिसी रही है, ब्लैकमेलिंग पॉलिसी है। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग बिजनेस पॉलिसी। तो चाइना के ऊपर हम लोग ने कभी ट्रस्ट नहीं किया, और बाकी जो देश करते थे आज की घड़ी में, वो आप यही समझ लो कि आज के घड़ी में 80% कंट्री उसके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया। और कल होके लोग बोलते हैं, बीच बीच में बात भी आ रही है वियतनाम वियतनाम वियतनाम, आपने भी सुना होगा। जी। लेकिन इसमें आपने जो कहा कि आने वाले कल में इंडिया सुपर पावर होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2030 में थर्ड इकोनॉमी रहेगा हमारा वर्ल्ड में। चलिए, ये बहुत अच्छा बात है। एक सेकेंड और पूरा मैं कंप्लीट कर लूं। जी। और हम लोग सुपर पावर होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी और हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। एनडीए सरकार मोदी जी को सहयोग करने में लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है मोदी जी के डेवलपमेंट। जी, बहुत सही कहा आपने। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व पे राज करे, और जो अपने कच्चे माल का भी जो हम दूसरे देशों से जो आयात करते हैं उसको भी हम अपने, आपने सुना होगा रघुराम राजन का। जी। रघुराम राजन साहब ने कहा कि 65,000 करोड़ में गरीबी खत्म हो जाएगी। जी। तो मनमोहन सिंह जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। जी। 65,000 करोड़ में गरीबी क्यों नहीं खत्म कर दी? सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात, रघु राजन साहब गवर्नर थे तो इस प्रपोजल को उस समय क्यों नहीं लाए? अगर वो बोल रहे हैं कि 65,000 करोड़ में गरीबी खत्म हो जाएगी, तो बताएंगे ना कि 65,000 करोड़ कहाँ से आएगा, किस सेक्टर में जाएगा, ये सारा ब्लूप्रिंट तो दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो सरकार में रहती है, जो सरकार चलाती है, जो सरकार में रहते हैं लोग, वो इस दायित्व को समझते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत काबिल हैं और दुनिया में उनका नाम हो रहा है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान को उन्होंने कोरोना से निकालने का काम किया है, 80% अभी वो निकल गए हैं, 20% बाकी है। भगवान ने चाहा तो उससे भी निकलेंगे। चलिए, इसे यही उम्मीद करते हैं जी, यही उम्मीद करते हैं कि भारत महाशक्ति बनेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और इसके साथ साथ हम बहुत जल्दी इस कोरोना जैसे महामारी के साथ, महामारी से जो जूझ रहे हैं, इससे हम निकल पाएंगे। और चीन का जो विश्व को एक
खराब माल सप्लायर के रूप में एक जो इमेज बना है, इस इमेज को भारत अपने लिए उसका उपयोग करेगा और भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। राजेश जी बताएं। राजेश जी कहें। एक और हमारा आपसे कुछ आज आप बहुत चर्चा का विषय है जी। राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा किया है जी। आरबीआई का। तो आरबीआई में अभी जो मेहुल चोकसी और डिफॉल्टर्स जो लोग आए हैं, तो डिफॉल्टर्स लिस्ट आई है जी 68,000 करोड़ का, इसमें 50 लोग जो है जी, और बोल रहे हैं कि वो राइट ऑफ हो गया। तो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है सर, राहुल गांधी जी को पता नहीं है। राइट ऑफ का ये मतलब नहीं होता है जी कि आपका अकाउंट को खत्म कर दिया गया और आपको सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्लीन चिट दे दिया गया, तो कोर्ट से आप बरी नहीं हो गए, आरबीआई ने आपको बरी नहीं कर दिया है। राइट ऑफ का मतलब वो नहीं होता है जी। शायद राहुल जी को इस चीज की जानकारी, इतने बड़े रघुराम राजन साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनकी जानकारी होनी चाहिए, और उनके पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं जो बोल रहे हैं और गलत अफवाह फैला रहे हैं। राइट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि भाई आपके ऊपर कार्रवाई चालू रहेगी। आप विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है कि आपने पैसा लिया और आप जानबूझ के जमा नहीं कर रहे हैं जी बैंक को, इसलिए आप विलफुल डिफॉल्टर होते हैं और आप पे कार्रवाई होती है। आप पे कार्रवाई इन्फोर्समेंट का हो सकता है, सीबीआई का हो सकता है, वो सारी कार्रवाई आपके ऊपर चालू रहेगा, कोई लोन आपका खत्म नहीं होता है। तो ये गलत जो है अफवाह फैलाया जा रहा है। जी चलिए, इसको लेकर हम लोग और चर्चा करेंगे। उस पक्ष के भी जब कोई व्यक्ति रहेंगे साथ में तो चर्चा करने का आनंद अलग रहेगा, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज अपना जो विषय रहा कि कोरोना काल में वैश्विक आर्थिक संकट और इस संकट में भारत कितना सुरक्षित है और भारत किस तरह से अपने आप को इस संकट से निकाल पाएगा और कैसे विश्व के स्तर पे एक बड़ा आर्थिक देश के रूप में, बड़ा मजबूत आर्थिक देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि भारत जल्दी ही इन सब समस्याओं से निकलेगा। आप मदरलैंड वॉइस पे आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको इस तरह के चर्चाओं में आमंत्रित करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।